हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में 5th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर जो है एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्रीकल्चर के बारे में जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट 2-3 बातें कर रही है इस चैप्टर में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो गवर्नमेंट ये बता रही है हमको इस चैप्टर में कि देखो, जो एग्रीकल्चर है उसको सेक्टर वाइज ब्रेकअप किया है। ओके, एग्रीकल्चर अपने आप में काफी बड़ी टर्म है, तो इसमें काफी सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे क्रॉप आ गया, लाइव स्टॉक आ गया, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर वगैरह आ गया। तो गवर्नमेंट हर सेक्टर की बात करेगी, क्रॉप के क्या परफॉर्मेंस है, लाइव स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, क्रॉप, लाइव स्टॉक और फिशिंग वगैरह। ओके, तो ये हर सेक्टर वाइज बात करेंगे हम इस चैप्टर में कि कौन से सेक्टर की कितनी परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर एज अ टोटल, है ना, एग्रीकल्चर एज अ टोटल इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। दोनों तरह की बात करी जाएगी इस चैप्टर में। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम अगर देखें तो मैक्सिमम जो स्कीम्स आती है हमारी वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए आती है। इंडियन जो कंट्री है, अपनी इंडिया जो कंट्री है, वो स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री है। हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सारी स्कीम्स जो आती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर में हम दो तरह से सपोर्ट देखते हैं गवर्नमेंट का इन स्कीम में। एक तो इनपुट बेस्ड सपोर्ट हम देखेंगे। ओके, सॉरी, हम इनपुट बेस्ड सपोर्ट देखेंगे कि किस इनपुट, जो हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं किसी भी क्रॉप के लिए, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया या फिर सोइल इंप्रूवमेंट वगैरह, तो इन सब के लिए इनपुट सपोर्ट क्या दे रही है गवर्नमेंट, कौन कौन से इनपुट सपोर्ट और स्कीम से इनपुट सपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर अगर जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप हमारी इनपुट सपोर्ट हो गया, उसके बाद में क्रॉप डेवलप होती है, तो क्रॉप डेवलप होने के दौरान जो हमारा सेकंड फेज है क्रॉप डेवलपमेंट का, जब क्रॉप हमारी बड़ी हो रही होती है हमारी फसल, तो उस टाइम पे क्या सपोर्ट है, तो वो वाली स्कीम्स हम देखेंगे। जैसे हमारी कृषि सिंचाई योजना हो गई, अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना हो गई हमारी। फिर जब क्रॉप डेवलप हो गई तो ऑब्वियस ही बात है उसकी कटिंग होगी, कटिंग होके वो मार्केट में आएगी। तो मार्केट में क्या सपोर्ट गवर्नमेंट उसको दे रही है। ओके, क्योंकि उसको अच्छे प्राइस मिलना भी इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट हमको इनपुट्स हैं, जितनी अच्छी हमारी क्रॉप होनी चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि किस तरह से हम मैनेज करें कि किसान को उसकी फसल की अच्छे से अच्छी कीमत मिले। तो फॉर दैट गवर्नमेंट हैज सम स्कीम्स फॉर मार्केट सपोर्ट, है ना। तो एमएसपी है हमारी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या है ना, मिनिमम हर क्रॉप का मिनिमम रेट सेट करेगी पर्टिकुलर, उस रेट से कम मार्केट में नहीं बिकेगा वो। अगर मार्केट में उससे ऊपर बिक रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो हमारे फार्मर्स है वो क्या कर सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको डायरेक्टली ये मटेरियल सेल कर सकते हैं मंडीज के अंदर एमएसपी के ऊपर की रेट के ऊपर। तो ये हर जो हमारी क्रॉप होती है उसके लिए एमएसपी सेट की जाती है। एमएसपी के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है हमारे, और जो इसमें जो क्रॉप इंक्लूड होती है, सारी क्रॉप तो नहीं है, कुछ जो क्रॉप है उसकी लिस्ट है। यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। कुछ तारामेरा वगैरह, ये सारे जो आउट एंड आउट ऑप्शन है जो हम न्यूज में कम सुनते हैं, वो सारे दे दिए थे कि ये एमएसपी पे इंक्लूड है या नहीं है। तो एक बार इनकी लिस्ट भी देखना जरूरी होता है। तो हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये लिस्ट वगैरह डिटेल में देखेंगे। फिर एक गवर्नमेंट इसमें बात करेगी हमारी कि जो हमारी पॉलिसी है, जैसे हम कुछ, जो हमारी क्रॉप है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्रॉप्स का हमारा कॉमर्शियल पर्पस भी है, जैसे एथेनॉल हो गया हमारा। बट गवर्नमेंट ये बात करेगी आगे जाके, इसमें हम बात करेंगे चैप्टर में, कि एथेनॉल जो हमारी ग्रोइंग है वो कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ में। ओके, ऐसा ना हो भाई कॉमर्शियल क्रॉप है, इसकी रेट हमको ज्यादा मिल रही है, तो लोग क्या ना कि पल्सेस की जगह पे एथेनॉल ही
ग्रो करने लगे खुद के फार्म्स में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी फूड सिक्योरिटी का भी हमको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बैलेंस होनी चाहिए। पॉलिसी शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड एथेनॉल। तो ये हम मोटा मोटा इस चैप्टर में बात करेंगे कि क्या कैलिब्रेटेड एक्शंस गवर्नमेंट ले रही है, किस तरह से चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। हमको कॉमर्शियल क्रॉप भी चाहिए, along with that we need our food security also, or how agriculture is performing and how its sectors are performing in growing और agriculture। तो ये सारी बातें हम करेंगे, इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, then we will move to further discussion about this agriculture section। Okay, done। Let's start with agriculture and food management, how government is doing agriculture and food management, and how government policy is balancing all the directions of this agriculture। Securing income secure करना भी बहुत जरूरी है, and ensuring food security भी। तो इसके कितने dimensions हो गए हमारे? एक तो हमारी crop inputs हो गए हमारे, okay। Second dimension is securing our income। Third dimension is our food security, okay। And fourth dimension is raising our productivity। Along with our food security, we have to increase our productivity also, and these all four directions are interlinked, okay। And government policy, what government policy is doing, they are balancing it। How they are balancing, we will see in this chapter, okay। Moving to next, let's start with the first diagram, raising productivity, securing income and ensuring food security। किस तरह से फूड सिक्योरिटी और रेजिंग इनकम और रेजिंग प्रोडक्टिविटी तीनों को गवर्नमेंट बैलेंस कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, जीवी, हम एग्रीकल्चर की सेक्टर वाइज ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज जीवी ग्रोथ डेटा हमको गिवन है 220 से 224 के बीच का डेटा हमको गिवन है, ओके। अगर हम एज ए कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो हमारी जो जीवीए है, ग्रोथ वैल्यू एडेड, जो हमारी ग्रोथ है एवरेज, वो 4.7% है। मींस हमारा एग्रीकल्चर जो है वो 4.7% के रेट से ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर। 4 साल का एवरेज लिया इन्होंने, तो ये 4 साल का एवरेज हमारा 4.7 मींस अराउंड 4 to 5 के बीच में हमारा हमेशा एग्रीकल्चर ग्रोथ रहता है। सर्विसेज ग्रोथ हमारा कितना रहता है, 7 to 8% के बीच में चल रहा है ना। तो ये रेशियो हमको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मोटा मोटा कितना चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो होगा ना वो फिर जब आपको थोड़ा सा हल्का आइडिया रहेगा तो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करना काफी इजी टास्क हो जाता है। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के, एग्रीकल्चर जो हमारा है इसके हम डिवाइड करें क्रॉप, लाइव स्टॉक और तीसरा है हमारा फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, तो हम देखेंगे कि हमारा जो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट्स ग्रोथ इज 7.2%, whereas in livestock its growth is 6.1%, and in crop it's only around 4%. So what we can conclude from here, that if we talk about agriculture sector as a total, it's performing around 4 to 5% fine, and if we talk about its sector like crop, livestock and fishing, though fishing and aquaculture is performing very well, okay। So what we need in policy considerations, we need that policies which can support our crop and livestock both, because these two sectors are lagging behind our fishing and aquaculture. Though we needed a policy which support fishing and aquaculture also, because compared to western countries our aquaculture and fishing are, we are lagging very lagging behind these western countries, because our techniques are very older। हमको हमारे जो फिशिंग और फिशिंग एक्वाकल्चर के जो हमारी मछली पकड़ने का तरीका है वो काफी पुराना है। तो कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे मास स्केल पे फिशिंग की जाती है, उनके पास में जैसे ट्रॉलर वगैरह और जो नाव, जो मछली पकड़ने के इक्विपमेंट्स इतने हैं कि वो क्विंटल्स में मछली पकड़ते हैं एक ही
वन गो के अंदर वो काफी सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, जबकि इंडियन जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अभी पीछे है इस कंपैरिजन में। तो हमको फिशिंग और एक्वाकल्चर में क्या है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। वी नीड टेक्निकल इंप्रूवमेंट in our fishing and aquaculture, whereas in crop and livestock we have different requirements. Like crop के अंदर we need soil management, okay, we need to study our soil requirement, और soil requirement के अकॉर्डिंग हमको हमारे फर्टिलाइजर यूज करने हैं। हम हमारे फर्टिलाइजर जिस सॉइल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वो स्टडी के बेस पर ही हम हमारी क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे। वेयर इज इन लाइफ स्टॉक वी नीड बेटर, हमारी जो नस्ल है वो अच्छी डेवलप करनी है। हाउ? बाय क्रॉस ब्रीडिंग, ओके। जो हमारी अच्छी नस्ल के जो जैसे गाय है, भैंस है, उनके साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करा के हमको हमारी नस्ल इंप्रूव करनी है, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा बेटर लाइव स्टॉक अवेलेबल हो सके। तो ये मोटा मोटा हम डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे कि कैसे फिशिंग और एक्वाकल्चर हमारा अच्छा ग्रोथ कर रहा है और वो ओवरऑल एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ में। कुछ पॉलिसी कंसिडरेशंस हम देख लेते हैं, ये हम क्लियर कर देते हैं यहां से अगेन। Now we will discuss about policy considerations. What policy considerations is government taking? Ethanol pricing and cropping incentives. Careful calibration of incentives is required to avoid unintended concentration across crops. Means we have seen in large areas, like if you see in northern India. सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया में क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो राइस है वो काफी अच्छी क्वांटिटी में ग्रो ना फसल उगाई जाती है राइस की, बट यहाँ पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, फिर भी राइस की खेती की जाती है बाय आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन यूज में लिया जाता है। आईजीएनपी है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका पानी भरपूर मात्रा में यूज लिया जा रहा है राइस उगाने के लिए। सिमिलरली अगर हम सिचुएशन ले हमारी वेस्टर्न इंडिया की, जहाँ पे विदर्भ हमारा जो रीजन है महाराष्ट्र में, वहां पे हम गन्ने की खेती करते हैं, है ना, शुगर कैन, वी आर ग्रोइंग शुगर कैन इन विदर्भा रीजन, दो वी हैव वाटर शॉर्टेज इन विदर्भा रीजन, है ना, स्टिल वी आर डूइंग द शुगर कैन बिकॉज वहां पे डिमांड है शुगर कैन की, वहां पे फैक्ट्रीज काफी जा रहा है, शुगर मिल्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से क्या ना कि बायस्ड है चीजें एग्रीकल्चर में, जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो वही बात हम यहाँ पे पॉलिसी में कर रहे हैं कि हमें केयरफुल कैलिब्रेशन करना चाहिए हमारी पॉलिसीज का, जिसके कारण जो बायसनेस है ना एग्रीकल्चर में वो दूर करी जा सके। सेम एग्जांपल इन्होंने लिया यहाँ पे एथेनॉल का। देखो एथेनॉल को क्या पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, ओके, वी आर मिक्सिंग एथेनॉल इन पेट्रोल बिकॉज एथेनॉल हैविंग सम पेट्रोल लाइक characteristics, that's why we are mixing petrol in ethanol, we are mixing ethanol in petrol in some quantity, and it is mandatory now up to 20%, and we are targeting about I think 30 to 40% in future. That's a different thing, but if we mix ethanol in petrol, it's very clear that we will get a very good rate of ethanol crop in market. तो क्या करेंगे सारे किसान, एथेनॉल ही ज्यादा क्रॉप जो एथेनॉल की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी रेट मार्केट में अच्छा मिल रहा है, भाई पेट्रोल के साथ मिक्स हो रहा है और आपको पता है पेट्रोल के भाव तो सोने को टच कर रहे हैं। तो अगर सभी लोग एथेनॉल के लिए की खेती करना लगेंगे, जैसे जो एथेनॉल किससे मिलता है हमारे जिन क्रॉप से मिलता है, ये आई एम मिसिंग द नेम ऑफ एथेनॉल क्रॉप, अभी याद नहीं आ रहा एथेनॉल क्रॉप का नाम। तो अगर सभी लोग यही खेती करने लगेंगे हमारे, तो फिर हमारी जो फूड सिक्योरिटी होगा उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये एक मेजर कंडीशंस है जिसको हमको बैलेंस करना है हमारी पॉलिसीज के थ्रू। तो यही गवर्नमेंट बात करे, एथेनॉल एक्सपेंशन टू बी परस्यूड दैट सपोर्टेड बोथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। मींस हमको जो हमारी फूड सिक्योरिटी है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्लस हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हमारा गोल है, उन दोनों को बैलेंस करना है। जो क्रॉप का नाम है हमारा वो जट्रोपा है,
जट्रोपा नाम से क्रॉप होती है, एक क्रॉप याद नहीं आ रही मेरे को, दूसरा एक तो जट्रोपा है जो काफी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है, जिससे हमको एथेनॉल मिलता है, एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल में। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, जब हम साइंस और टेक और इकोनॉमी पढ़ेंगे तब ये दोनों क्रॉप देख लेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उनको बैलेंस करने की। अलाइनिंग फर्टिलाइजर यूज विद एग्रोनॉमिक नीड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रोनॉमिक नीड्स क्या होती है। Agronomics is the study of how economic principles are applied to crop production to achieve maximum yield, minimum cost, sustainable use of resources. Means, if you talk in lay language, let me clear this. एग्रोनॉमिक्स क्या है कि हम हमारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हमारे एग्रीकल्चर में यूज लें। एग्रीकल्चर में हम हमारी इकोनॉमिक्स हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीकल्चर में हम यूज लें, जिससे क्या हो, हमारी यील्ड हो, मतलब जो हमारी क्रॉप हो वो काफी अच्छी हो, मिनिमम कॉस्ट हो उसकी, और सस्टेनेबल यूज हो फर्टिलाइजर्स का। ये हमारे एग्रोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। सीधा सीधा आरएस में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज द मीनिंग बाय एग्रोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये ऐसी टर्म्स काफी फेवरेट रहती है हमारे एग्जामिनर्स की, एग्रोनॉमिक्स। ये टर्म्स काफी फेवरेट रहते हैं हमारे एग्जामिनर्स के, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे, तो ध्यान रखें ऐसी टर्म कहीं भी अगर आपको दिखे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में तो उसकी डिटेल थोड़ा सा फाइंड आउट करें। फर्टिलाइजर डिसीजंस नीड टू बी गाइडेड बाय सोइल हेल्थ एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट। मींस जो हमारी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है और जो हमारी सोइल को स्टडी करते हैं, जैसे हमारे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, तो वो सोइल की स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फर्टिलाइजर वहां पे रिकमेंड करते हैं। तो उस तरह से हमारी सोइल की स्टडी करके और फिर फर्टिलाइजर रिकमेंड करना, और उस जो रिक्वायर है उतना ही फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत है। बिकॉज वी हैव सीन दैट बायोक्यूमुलेशन एक कंसेप्ट होता है कि जो फर्टिलाइजर है वो बाय डे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। तो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजंस ले रही है कि हमको बैलेंस करना है फर्टिलाइजर यूज को। ऐसा नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। इनपुट डिस्टोर्शन टू एक्री बेस्ड सपोर्ट मींस जो हमारा जो डेवलपमेंट है, एरिया बेस्ड जो क्रॉप जनरेट हो रही है हम ना, उसी रेशियो में हमको इनपुट सपोर्ट देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन हमारा वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम है, तो वो भी चीज हमको बैलेंस करनी है। एक कैलिब्रेटेड अप्रोच टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो हमने अभी बात करती, भाई ऐसा ना हो कि हम एक ही क्रॉप के पीछे भाग रहे हैं सारे ही किसान। हमको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए क्रॉप के अंदर, वो हमारी सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट रिक्वायर्ड थिंग फॉर सॉइल हेल्थ एक्चुअली। क्रॉप चॉइसेस शुड रिफ्लेक्ट लोकल सॉइल, रेनफॉल, मार्केट कंडीशन, इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड एग्रोनॉमिक वायबिलिटी। तो हमारी जो क्रॉप चॉइसेस है ना, ये बात कर रहे हैं हमारी क्रॉप चॉइसेस की, हम बात करें यहीं पे, इधर बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। एक तो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ओके, what we are talking about, we are talking that for crop choices what points we have to consider, we have to consider local soil means किस तरह की सोइल है हमारी, वो उस पर फोकस करना है हमको। सेकंड, हमको रेनफॉल स्टडी करना है वहां का, कि कितना रेनफॉल है, वहां की रेनफॉल जो है वो उस क्रॉप को सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी क्रॉप ही हम क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू वहां पे ग्रो कर रहे हैं। उसके क्या ना लॉन्ग टर्म में काफी नेगेटिव रिपरकशंस होते हैं, जैसे हम हमारे वेस्टर्न इंडिया में देख सकते हैं या फिर नॉर्दर्न इंडिया में। भाई अभी तो आईजीएनपी से आप पानी ले रहे हो, किसी दिन अगर कम पड़ गया तो फिर किसानों को दिक्कत हो जाएगी ना। तो स्टार्टिंग से हम इस तरह से बैलेंस रखें चीजों को कि आगे जाके फ्यूचर में हमको ना झेलना पड़े। दूसरा, हम मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है कि वहां पे लोकल रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, उस तरह की क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। प्लस इसमें हमको इकोनॉमिक और एग्रोनॉमिक कंसेप्ट यूज में लेने चाहिए। मींस हमको डिटेल स्टडी करनी चाहिए, हमको देखना चाहिए कि कौन से इनपुट हम कौन सी क्रॉप के साथ में यूज कर सकते हैं जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है। ओके, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस टू हाउ सेलेक्ट अ क्रॉप फॉर पर्टिकुलर एरिया। ओके,
पर एकड़ और पर क्विंटल इंसेंटिव कवर ट्रांजिशनल लॉसेस, लोअर इनपुट कॉस्ट, इंप्रूव प्रॉफिट। मींस अगर आपका ट्रांजिशनल लॉसेस क्या होते हैं, ट्रांजिशनल लॉसेस वो होते हैं कि मान लो आपकी क्रॉप उग गई, उसके बाद में आपने उसकी कटाई करी, कटाई के बीच में अगर बारिश आ गई, उससे जो क्रॉप खराब हो रही है वो हमारी ट्रांजिशनल लॉस के बीच में आती है। फिर मान लो आपने उसको लोड कर दिया ट्रक में और मार्केट में हम पहुंच रहे हैं उसको, उसके बीच में भी हमारी कुछ क्रॉप, कुछ पोर्शन क्रॉप का खराब हो जाता है। ऐसा तो है नहीं भाई एक ट्रक लोड किया पूरा का पूरा सही पहुंच जाता है। कुछ 5 से 10% हमारी जो क्रॉप होती है, जो फ्रूट्स होते हैं वो सब है ना खराब हो जाते हैं, तो वो भी ट्रांजिशनल लॉस है। तो अगर हम पर एकड़ और पर क्विंटल के हिसाब से अगर हम देंगे ना, उनको इनपुट देंगे, मतलब स्कीम्स में अगर हमको उसको सपोर्ट करेंगे कि आपको सपोज करो कि एरिया कितना भी हो, चाहे से पर क्विंटल आप ना सपोज करो 1000 क्विंटल आपकी क्रॉप हुई है टोटल, तो 1000 क्विंटल के ऊपर हम उनको इनपुट्स जो हमारे दें, सब्सिडी वगैरह दें, तो उससे क्या होगा, थोड़ा ट्रांजिशनल लॉसेस भी कवर हो जाएंगे उसके अंदर, ये गवर्नमेंट बात कर रही है। दूसरा, इनपुट कॉस्ट, लोअर इनपुट कॉस्ट हो जाएगी ना, जो हमारी रॉ मटेरियल है, जैसे हमारे बीज वगैरह है, खाद वगैरह है, उसकी अगर इनपुट कॉस्ट हम कम कर देंगे तो हमारे क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी क्रॉप से रिलेटेड बातें हैं। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को, वो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। पहला तो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, दूसरा इनपुट सपोर्ट होगा, और फिर इनकम सपोर्ट होगा। 3 तरह से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। मतलब इनपुट से लेके पहले हम इनपुट सपोर्ट करेंगे, इनपुट सपोर्ट के बाद में हम उनको पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल के बाद में हम उनको इनकम जनरेशन में भी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो एक तरह से पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई है, पूरा ऑल ओवर इनपुट से लेके और कंज्यूमर तक, जहां तक वो फसल पहुंच रही है वहां तक का पूरा सपोर्ट फार्मर को दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं किस किस तरीके से गवर्नमेंट ये सपोर्ट दे रही है। सबसे पहले इनपुट सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अश्योर्ड इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहां पे हमारा मानसून वीक रहता है वहां पे कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, स्कीम के अंदर वेरियस हम क्या देते हैं उनको, स्कीम के अंदर वेरियस बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं उनको, जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह मिल रही है, कुछ लोअर रेट्स पे हम उनको जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है हमारी, जिसके अंदर हम जो सोइल की स्टडी है वो कर रहे हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी के कारण WTO में काफी लड़ाई होती है, जिसमें यूरिया हमारी फेमस है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसके थ्रू उनको इजी क्रेडिट मिल जाता है। इस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर, फूड एंड, ये माउथ नहीं है, ये फूड एंड माउथ नहीं है, फुट एंड माउथ है, फुट एंड माउथ डिजीज। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में ये डिजीज बहुत ज्यादा होती है, फुट एंड माउथ, तो उसको कंट्रोल के लिए हमारे लाइव स्टॉक में इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना फॉर फिशरीज है। तो फिशरीज के लिए देखो, अभी भी एक ही स्कीम हम गवर्नमेंट ने बात करी, जबकि है काफी सारी, बट एक ही स्कीम की बात करी, और मैक्सिमम हमारे क्या है, क्रॉप के लिए है। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम क्रॉप को सपोर्ट कर रही है, ताकि क्या हो ना, हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमको ना हो। ओके, हमारा जो फिशरीज सेक्टर है, फिशरीज एक्वाकल्चर, इट इज डूइंग वेरी वेल, सो वी नीड क्रॉप सपोर्ट। ओके, क्रॉप को ज्यादा सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फिर हम बात करते हैं, देखो पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन कौन से दे रहे हैं गवर्नमेंट, जो पर्टिकुलरली बात करी। देखो अगर हम देखें तो सब काफी सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और काफी सारी पॉलिसीज हैं, बट जो गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर बात करी है उसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल निकालना पड़ेगा। हमने क्या ना कि ये क्लास काफी लंबी हो जाती है, इसलिए सारी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बट अगर हम अलग से जब इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो वी विल टेक नोट ऑफ दीज स्कीम्स एंड पॉइंट्स विच इज टॉकिंग इन दिस, विच गवर्नमेंट इज टॉकिंग इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हम हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में कवर करेंगे, जिस टाइम पे हम हमारे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल मिशन गवर्नमेंट ने चला रखा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स चला रखा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम चला रखा है गवर्नमेंट ने। कृषि विज्ञान केंद्र स्टेब्लिश करे हैं। प्रमोशन ऑफ एफपीओ एफपीआई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स। इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू फसल बीमा योजना, जिसके अंदर हमारी तीन रेट है। हमने पिछली क्लास में भी बात करा था इसके बारे में, 1.5%, 2% और 5% फॉर दिस कॉमर्शियल क्रॉप।
तो ये 3 तरह से गवर्नमेंट इनको इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी क्या है एक्चुअली में, इंश्योरेंस पे जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो इतना गवर्नमेंट पे करती है 1.5%, बाकी किसान को पेमेंट करना होता है। कृषि उन्नति योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो इस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। फिर इनकम सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान देखो स्कीम्स ला रखे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी हमने बात करी, ये काफी न्यूज में रहता है, एमएसपी। प्रधान मनधन योजना, तो प्रधान मनधन योजना की बात करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करिए। तो ये हमारा चैप्टर था एग्रीकल्चर का। अगर हम इसको सम अप करें और डिटेल में देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, उसको सेक्टर वाइज ग्रोथ हमने देखी। सेक्टर वाइज में हमने देखा क्रॉप, लाइव स्टॉक, और हमारा तीसरा एक्वाकल्चर, जिसमें हमारा एक्वाकल्चर की अराउंड 7% हमारी ग्रोथ रेट है, क्रॉप की 4% के लगभग है, 4 to 5%, और लाइव स्टॉक की अराउंड 6% है। ये मोटा मोटा आइडिया है। और हमारा एग्रीकल्चर एज ए टोटल वही 5 to 6% के बीच में ग्रो कर रहा है, 4% है आई थिंक, 4% के आसपास ग्रो कर रहा है। कितना है? 4% है। ओके, तो हमारा जो क्रॉप एग्रीकल्चर एज ए टोटल हमारा 4% के आसपास ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर 4% के आसपास ग्रो कर रहा है। फिर हमने बात करी जो हमारे सपोर्ट की, 3 तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक तो इनपुट सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कर रही है, और तीसरा कर रही है इनकम सपोर्ट। ओके, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारी जो इनकम है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, इनपुट अच्छे होने चाहिए, है ना, वेल स्टडीड होनी चाहिए चीजें, अच्छे से क्रॉप वगैरह की स्टडी करके फिर हमको इनपुट देना है, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। बीच में गवर्नमेंट ने बात करी है फूड सिक्योरिटी को, फूड सिक्योरिटी जो है हमारी, उसको बैलेंस करने की किसके साथ में, हमारी जो एथेनॉल वगैरह की जो पॉलिसी उसके साथ में, उसको बैलेंस करने भी गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमको उनको बैलेंस रखना है। ऐसा ना हो कि हम एथेनॉल के पीछे भागे और हमारी फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हमको आने लगे। तो ये मोटा मोटा हमारे पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। हाँ, यही था, एक एग्रोनॉमिक्स का कंसेप्ट था जो हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।